राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेल जोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाओ। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी, वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती है और मुझे सुनाने लगती है। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहाँ पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी, तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी
जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गईं जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती है। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे, मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे, और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी। शादी की धूमधाम के बाद रात का समय आया, जब श्वेता को पहली बार अपने पति नीरज के साथ वक्त बिताने का मौका मिलना था। श्वेता सजी धजी दुल्हन के रूप में धीरे धीरे अपने कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर बाद नीरज भी कमरे में आ गया। नीरज को अचानक देखकर श्वेता घबरा गई। कौन है? आप कौन है? और मेरे पति नीरज कहाँ है? श्वेता, क्या हुआ? मैं नीरज हूँ। तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? नहीं, ये कैसा मजाक है? तुम तो लंबी चौड़े गोरे रंग के और बेहद आकर्षक दिखते हो। तुम तो बहुत हैंडसम हो, फिर तुम्हारी हाइट इतनी कम कैसे हो गई? और तुम्हारा रंग इतना काला, ये सब क्या है? मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई ही नहीं। तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो, मुझे सच सच बताओ, तुम नीरज से बिल्कुल अलग दिख रहे हो। श्वेता, शांत हो जाओ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, यही मेरा असली रूप है, तुमसे ही मेरी शादी हुई है, प्लीज मुझे बताने का मौका तो दो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। श्वेता ने नीरज की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोलकर भागने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। नीरज बेटा, क्या उस आदमी का श्राप तुम्हें लग गया? श्वेता बहू, रुक जाओ, हमें तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? आप सबने तो मेरे साथ धोखा किया है। मेरी शादी जिस नीरज से करवाई थी वो ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है। श्वेता बहू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, हमने ही तुम्हें सच नहीं बताया। कैसा सच? मुझे जल्दी बताइए वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। श्वेता बहू, गुस्सा मत करो, तुम इस घर की नई बहू हो, हम भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिल दुखे, पर आज ये सब मेरे नीरज को एक श्राप के कारण भोगना पड़ रहा है। मेरे बेटे नीरज को श्राप मिला था कि शादी के बाद पहली रात को ही उसका कद भी छोटा हो जाएगा और उसका रंग भी काला हो जाएगा, वो बिल्कुल बदसूरत हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। श्राप का असर होने की वजह से मेरे बेटे नीरज को ये सब रंग रूप मिल गया। मुझे तो ये कोई कहानी लग रही है जो आपने खुद बनाई है। मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत भी खराब नहीं होने दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही, जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कमरे में सोने जा रही हूँ, आप अपने बेटे को बोलिए कि वो बाहर ड्राइंग रूम में सो जाए। वो नीरज के इस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवालों का तूफान। वो कैसे उस व्यक्ति को अपना पति मान सकती थी जो अचानक से इतना बदल गया था? श्वेता का मन बहुत उलझन में था। वो सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं कर पा रही थी। रात बीत गई लेकिन श्वेता के दिल में हलचल मची रही। बहन जी, हमारी बेटी के साथ और हमारे साथ आप सबने धोखा किया है। मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ूंगी। और आपका बेटा छोटा कद और काले रंग का है। हमने तो इतने सुंदर लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। हम चाहे तो अभी पुलिस में खबर कर सकते हैं, बस हमें श्वेता ने चुप करा रखा है। बहन जी, इसमें नीरज की कोई गलती नहीं है। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं पर आप मौका ही नहीं दे रहे। हमारे बेटे को श्राप मिला हुआ है। ये इस श्राप के कारण आज इस रंग रूप में आया है। देखिए समधन जी,
अगर आपने हमें ये सच्चाई खुद से नहीं बताई तो हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा। हम अपनी बेटी का तलाक करवा देंगे। चलो श्वेता की माँ। श्वेता के मम्मी पापा धमकी देकर चले गए। नीरज बहुत उदास था। मुझे पता है श्वेता, तुम पर क्या बीत रही है। मैं खुद इस बदलाव को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात को प्लीज एक बार सुन लो। उसके बाद अगर तुम्हें मुझे तलाक देना हो या मुझे छोड़कर जाना हो तो चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, शाम को बरखा दीदी के बेटे के जन्मदिन पर जाना है, तुम्हें पता होगा। वहाँ से आकर मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी। शाम के समय श्वेता नीरज के साथ अपनी बहन के घर पार्टी में पहुँचती है। वहाँ पर सब लोग नीरज का बहुत मजाक उड़ाते हैं। क्या बात है श्वेता, तुम खुद इतनी सुंदर हो, तुमने पति कैसा चुना? ये तो कद में भी छोटा है और रंग भी बहुत काला है। लव मैरिज है क्या तुम दोनों की? अरे नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छा मुझे जरा श्वेता से काम है, मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम लोग डिनर करो। बरखा श्वेता को साइड में ले जाती है। ये सब क्या है श्वेता? नीरज को क्या हुआ? नीरज तो बहुत सुंदर था, हमने तुम्हारे लिए ये लड़का पसंद नहीं किया था। मैं नीरज को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। बरखा और श्वेता अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आंटी आती है जो ज्योतिष की बहुत बड़ी जानकारी थी। तुम्हारे पति को एक श्राप लगा हुआ है, जिस वजह से वो ऐसा हो गया है। मैं सबके चेहरे पढ़ सकती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? यही बात तो मुझे नीरज बताना चाहते थे, पर आपने पहचान लिया। ये मेरा कार्ड है। इस समय मैं जल्दी में हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। तुम कल मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मैं सारे सोल्यूशन बता दूंगी। श्वेता को अपना कार्ड देकर वो ज्योतिष आंटी चली जाती है। अगले दिन श्वेता नीरज के साथ उनके ऑफिस में पहुंचती है। नीरज वहां पर सारी सच्चाई बताता है। नीरज, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये श्राप सचमुच मुझे लग जाएगा। मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज आए हुए थे। उनका रंग काला था और कद भी बहुत छोटा था। मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए मैंने उनका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि जिस रूप और कद का मुझे अहंकार है, वो शादी की पहली रात गायब हो जाएगा और मेरा रंग भी काला हो जाएगा और मेरा कद भी छोटा हो जाएगा। मैंने उनकी बात को मजाक में ले लिया। उसके बाद वो साधु महाराज वहां से चले गए और फिर मेरी शादी के बाद जब सचमुच श्राप सच हो गया तो मैं घबरा गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगर वो साधु बाबा कहीं मिल जाए तो मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांग लूंगा। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं उन साधु बाबा का पता लगाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। श्वेता और नीरज घर आ जाते हैं। श्वेता अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। वो जानती थी कि नीरज और उसके परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है। नीरज और श्वेता दोनों के रिश्तों में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद ज्योतिष आंटी उन साधु बाबा को ढूंढ लेती है। नीरज साधु बाबा से क्षमा मांगता है। साधु बाबा अपना श्राप वापस ले लेते हैं, जिससे नीरज अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाता है। नीरज ने अब किसी के भी रंग रूप का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। अपने पति को वापस उसी रूप में देखकर श्वेता भी बहुत खुश थी।